नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण एजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे खेतों में हमारी फसलों को ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ रही है। हम ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता घटती जा रही है, हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है, हमारी मिट्टी में कठोरता आ रही है और हमें इतना ही नहीं, अपनी फसलों में बार बार पानी देना पड़ रहा है। साथ ही पशु में रोगों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। तो हम आज बात करेंगे इसका कारण क्या है। हालिया अध्ययनों से पता चला है, बहुत ही अद्भुत बात पता चली है कि जब तक हमें अपने खेतों में केचुए दिखाई देते हैं, जब तक हमें अपने खेतों की मिट्टी में केचुए रेंगते हुए दिखाई प्रतीत करते हैं, तब तक तो हम मान सकते हैं कि हमारी मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन जब हमारे खेत की मिट्टी में केचुए दिखाई ना दे, केचुए आदर्श हो जाए, तो इसका अर्थ है कि अब हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है। तो केचुओं की उपस्थिति का एक ही अभिप्राय है कि हमारी खेत की मिट्टी में अभी ह्यूमस है, अभी जीवांश में है, अभी ऑर्गेनिक कार्बन जिंदा है। क्योंकि केचुए बिना ऑर्गेनिक कार्बन के या मिट्टी के जीवांश के बिना सक्रिय नहीं रह सकते हैं। और जब केचुए हमारी मिट्टी से आदर्श हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसका एक और अर्थ है कि मिट्टी का पीएच अब सामान्य नहीं रहा। मिट्टी में या तो एसिडिटी बढ़ गई है या क्षारीयता बढ़ गई है। ये दोनों ही प्रतिकूल स्थिति है जिसमें हमारा केचुआ जिंदा नहीं रहता। और केचुआ जब तक जिंदा है, तब तक इसका अर्थ ये है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो हमारे ये उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी सक्रिय है, वो भी वहाँ विद्यमान है। केचुए की अनुपस्थिति में ये सूक्ष्म जीव भी सक्रिय नहीं रहते। इनका अर्थ है कि मिट्टी अब इतनी प्रतिकूल बन गई है, इतनी हार्ड या जहरीली बन गई है कि अब उसमें सूक्ष्म जीव भी सक्रिय नहीं है। केचुए के साथ हमारी मिट्टी में अनेकों लाखों तरह के सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। इसमें 10-12 के बारे में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसमें कि राइजोबियम है, अजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, माइकोराइजा है। इन सब के बारे में हम जानते हैं और ये इनका उपयोग आज भरपूर मात्रा में हो भी रहा है। लेकिन जब हमारी मिट्टी के अंदर केचुआ जैसा जीव ही सक्रिय नहीं है, अदृश्य हो गया है, तो इसका अर्थ है कि हमारी मिट्टी अब जहरीली हो गई है, बंजरता का शिकार हो गई है। इसलिए हम ऐसे मिट्टी में बार बार ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया के रूप में हो, डीएपी के रूप में हो, एमओपी के रूप में हो, एसएसपी के रूप में हो, टीएसपी के रूप में हो, या किसी और दूसरे रूप में हो। लेकिन उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि इन रासायनिक खादों को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है वो इन सूक्ष्म जीवाणुओं के बिना अधूरी रह जाती है। तो इस बात का अर्थ यही है कि यदि मिट्टी में आपको केचुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको अब सचेत हो जाना चाहिए कि आप अपनी मिट्टी को अब बंजरता के ले जा रहे हैं। और बंजर यदि मिट्टी हो गई तो उसको सुधारना, उसे पुनः सामान्य अवस्था में लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अध्ययन कहते हैं कि पूरी दुनिया में लाखों लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, अब उसमें किसी तरह की कोई भी फसल नहीं उपजती है। यद्यपि हम रासायनिक खादों की मदद से फसलें ले तो रहे, जो उत्पादकता भी बढ़ रही, कई देशों में बढ़ रही है, हमारे देश में भी बढ़ रही है। उत्पादकता की कमी नहीं है, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले या 1950 की बात करें तो हमारे देश में मात्र 50 लाख टन के आसपास खाद्यान्न का उत्पादन होता था। लेकिन हमने अथक प्रयास से, कई तरह के प्रयासों के बाद अपनी जो खाद्य उत्पादन क्षमता है उसे तो 6 से 6.5 गुना तक बढ़ा लिया। आज हमारे देश में 3 लाख 20 हजार टन के आसपास, बिलियन टन के आसपास खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। लेकिन हमने खादों की निर्भरता भी बढ़ा ली है, और जितनी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसका जो कुप्रभाव है, उसका साइड इफेक्ट तो मिट्टी में दिखाई देता है। तो मिट्टी में जीवांश में नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन घट गया है। अध्ययन कहते हैं हजारों हजारों सैंपल हर रोज लिए जा रहे हैं, उनसे एक ही बात सामने आ रही है कि हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे खेत की मिट्टी में अब जीवांश बहुत तेजी से घट रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर निरंतर घटता जा रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत सारी मिट्टी ऐसी है 0.2% के आसपास आ गया है। 1960 के आसपास तो हमने अपने देश की कई कई स्थानों, कई क्षेत्रों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 1+ देखा गया था। लेकिन आज उल्टा 5 गुना से कम घट गया है। वैसे तो ऐसा कहते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि आज से 300 साल पहले
200 250 से 300 साल पहले हमारे देश की अधिकांश मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो 3+ था। इसीलिए हमारे यहाँ पर्याप्त उत्पादन भी होता था, हमारे यहाँ कभी भुखमरी नहीं मची। ये भी प्रचार तंत्र का है कि 1960 के बाद हमारे देश में कई बदलाव आए, बहुत सारी भ्रांतियां फैली। डॉक्टरों को बता दिया गया कि आप दूध मत पीजिए, मलाई मत खाइए, घी मत खाइए, घी का प्रयोग करेंगे हृदय रोग में संबंधित हो जाएंगे। 60 के बाद से बीमारियों पर एंटीबायोटिक का प्रयोग शुरू हुआ, भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक खिलाई गई और आज पूरी दुनिया इस चीज को त्रस्त है कि इतनी अधिक एंटीबायोटिक का हमने प्रयोग करा लिया कि अब वो काम ही नहीं कर रही है। इसलिए ये एक विकट समस्या आने वाली है। और इन एंटीबायोटिक, इन परजीवी मेडिसिनों के कारण हमने एक और प्रभाव देख लिया। वो प्रभाव ये देखिए, हमने अपने में भी देख लिया, पशुओं में भी देख लिया कि जितना अधिक हमने एंटीबायोटिक का प्रयोग किया तो हमारे शरीर के अंदर जो मित्र जीव होते थे, सूक्ष्म जीव होते थे, उनको अपने अंदर से समाप्त कर लिया। जैसे हमने रासायनिक खादों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से अपने खेत की मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर दिया, ठीक इसी तरह हमारे पेट के अंदर हमारे गट फ्लोरा रहते हैं, उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर लिया। इसलिए अब हम हर बीमारी का शिकार हो रहे हैं, हमारे पेट खराब हो रहे हैं, स्टोन्स बढ़ रहे हैं, कि कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, हम में कई तरह के पोषक तत्वों की गिरावट हो रही है। बांझपन का कारण भी इसी को माना जा रहा है। ज्यादातर लोगों के पेट खराब रहते हैं, पाचन शक्ति घट गई है, पेट साफ नहीं होते हैं, पेट फूलता जाता है, मोटापा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, बहुत सारी बीमारी है। और इन सब बीमारियों का कारण एक ही है कि हमने अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया और अपने गट फ्लोरा को समाप्त कर लिया। और यही प्रभाव हमने मिट्टी में देखा है कि हमने अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया, हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया, तो अपनी मिट्टी से सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर लिया और केंचुआ भी समाप्त हो गया। तो ये अनुभव कहते हैं कि जब तक हमारे खेत की मिट्टी में केंचुआ दिखाई दे तब तक आप मानिए कि आपकी मिट्टी की सामान्य है, स्वस्थ है, निरोगी है, उसमें फसल हो सकती है। और जब आपको लगे कि अब केंचुआ समाप्त हो रहे हैं, मिट रहे हैं, कि जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने अपने खेत की मिट्टी को जहरीला बना लिया। तो इससे कैसे बाहर आ सकते हो? बाहर आना बहुत सहज है, सामान्य है। सामान्य सहज यही है कि आप अपने खेतों में यदि रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अभी मत घटाइए, क्योंकि डर है कि कहीं फसल ना मर जाए, आपकी उत्पादकता ना गिर जाए। आप 1000 रुपए खेती पे लगा रहे हो कि ये ना हो जाए कि उससे वंचित हो जाए, परिवार पालना है। तो आप ऐसे में रासायनिक खादों के साथ में काफी अधिक मात्रा में, जितनी संभव हो पाए, गाय के गोबर की बनी खाद का प्रयोग भी करें। गाय का मूत्र है उसका भी सिंचाई के माध्यम से खेतों में उपयोग करें। हमारे यहाँ तो एक प्रचलन था, आपने देखा होगा कि हम तो अपने खेतों में गाय की झुंड बैठाते थे, बकरियों की झुंड बैठाते थे, ऊँटों की झुंड बैठाते थे। उसका कारण क्या था? वो यही कारण था कि हमारे खेतों में गाय बैठेगी, ऊँट बैठेगा, तो वहां गोबर का त्याग करेंगे, लीद त्याग करेंगे, मुंह देंगे, और इससे हमारी खेत की मिट्टी को काफी अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाएगा, ह्यूमस मिल जाएगा, और हम मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं उनको उनका आहार मिल जाएगा। और जब मिट्टी के सूक्ष्म जीव सक्रिय होंगे तो जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी, उपयोगिता बढ़ जाएगी, और वही जो अब मिट्टी जो अब उत्पादकता कम दे रही है, मिट्टी की उत्पादकता में बदलाव आने से उत्पादकता बढ़ जाएगी। हमने इस पर प्रयोग किए हैं, मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि हमने एक प्रयोग की है। हमने एक छोटा सा पाउडर बनाया है, इसको हमने गोबर 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 भस्म संपूर्ण का नाम दिया है। गोबर भस्म संपूर्ण का नाम दिया है कि इसमें देसी गाय की गोबर का एक्सट्रैक्ट है, गौमूत्र क्षार है। गौमूत्र को हमने विशेष प्रक्रिया से सुखा के उसका पाउडर बनाया है। उस पाउडर का प्रयोग तो आयुर्वेद पद्धति में उपचारों के लिए हजारों सालों से हो रहा है। बहुत उपयोगी तत्व है, बहुत उपयोगी पदार्थ है, पेट संबंधी अनेक तरह की बीमारियों में इसका उपयोग होता है। इसको गौमूत्र क्षार बोलते हैं। जिन लोगों को लीवर खराब हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, या पित्ते में पथरी बन जाती है, पेशाब नहीं आता है, भूख कम हो जाती है, पेट में इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसे सभी रोगियों को गौमूत्र क्षार का प्रयोग कराया जाता है और बहुत अद्भुत प्रभाव इसका पड़ता है।
तो उस गौमूत्र क्षार का प्रयोग भी हमने गोबर कंसेप्ट के साथ किया है। हमने इसमें जो कंडे की राख जो होती है ना, जो देसी गाय के कंडे बनते हैं गोबर से, उसकी जो राख होती है उसका मिश्रण भी किया, क्योंकि राख तो हर तरह के पोषक तत्वों का अटूट खजाना है। राख में गोबर की तुलना में कई गुना ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर, कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व रहते हैं, जिंक, इन सब का स्तर उसमें ज्यादा रहता है तो उसको मिलाया है। इसके अलावा हमने इसमें एक विशिष्टता की है, एक प्रयोग और प्रयोग किया है। आपने मोरिंगा का सुना होगा, डोमेस्टिक बोलते हैं, सहजन बोले हैं, तो हमने इसमें सहजन के सीड्स, बीज और पत्तों का भी अक्सर डाला है, कि ये दोनों अद्भुत चीज है। इनको आज के समय सुपर फूड कहा गया है, क्योंकि इनमें हजारों तरीके के उपयोगी गुण पाए गए हैं। इसमें 150 से ज्यादा तो ऐसे रसायन पाए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए और मिट्टी की संरचना में उपयोगिता भरने के लिए उपयोगी पाए हैं। इसके अलावा सी बीट्स यानी कि समुद्री शैवाल, उसका एक्सट्रैक्ट भी डाला हमने, और कुछ 10-12 जो विशेष जड़ी बूटियां हैं जिनका हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं, प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनका एक्सट्रैक्ट भी डाल के हमने एक गोबर संपूर्ण तैयार किया है। तो आप इसके प्रयोग के माध्यम से भी अपनी मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, बहुत सहज साधन में। तो इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, ट्रायल करके देख सकते हैं, आपकी मिट्टी में, आपके खेत में इसके बाद इसके प्रयोग से कुछ परिवर्तन हो। मैं बेचने के लिए नहीं करा, आप 250 ग्राम की जो ये मात्रा है आप निःशुल्क मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप ट्रायल करिए, परीक्षण करिए, और उस परीक्षण में आपको कुछ अनुकूलता नजर आवे तो हम आगे बात करें। तो मिट्टी में यदि आपको केंचुए पैदा करने हैं, मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ानी है, मिट्टी में सुधार करना है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की सक्रियता बढ़ानी है, तो इन सब के लिए गोबर खाद बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर का, गाय की गोबर है, गौमूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए। और गोबर की खाद बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सहज है। मैं तो बताता हूँ मित्रों को। पहले तो हमारे घर जो परंपरा थी, यहाँ हम गाय रखते थे, पशु रखते थे, उसके आसपास हम घुरे का इस्तेमाल करते थे, हम गड्ढा खोद लेते थे, तो जो हमारे पशुओं का गोबर निकलता था, जो मूत्र होता था, पशु चारा छोड़ते थे, पशुओं के नीचे जो बिछावन बिछाया जाता था, उस सबको हम सुबह समेट के उस गड्ढे में डाल देते थे, घूरे में डाल देते थे। घूरा महीनों तक दबता रहता था और अंदर कई तरह की जैव रासायनिक क्रिया चलती रहती थी। गोबर के अंदर बहुत तरह के जीवाणु सदैव रहते हैं। इस पर भी आज बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। प्रयोग ये हो चुके हैं कि यदि मनुष्य शरीर को अब बात कर किया जाए तो मनुष्य शरीर में 30 ट्रिलियन के आसपास कोशिकाएं हैं, और 30 ट्रिलियन से ज्यादा जो उसमें जीवाणु है, तो 33 ट्रिलियन के आसपास सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में निवास करते हैं। ये वैज्ञानिक परीक्षणों से बात हो चुकी है। यदि हम ये 30 और 33 का आंकड़ा याद रखें तो गाय को ले सकते, गाय को लेकर भी ऐसे अध्ययन हो रहे हैं। गाय के शरीर में तो हमसे ज्यादा जीवाणु शक्ति है। जीवाणु कई प्रजातियां गाय के शरीर में है। तो जो गोबर है, तो गोबर का ढेर है, गोबर चाहे गड्ढे में डाला जाए उसकी विशेष उपयोगिता है, लेकिन घोड़े में भी एक प्रक्रिया चलती है। और हमारे यहाँ तो एक और प्रयोग होता था। प्रयोग ये होता था कि बरसात से एक आध महीने पहले हम खेतों में गड्ढे बना के उसमें गोबर डाल देते थे। थोड़ा सा गुड़ जो होता था, गुड़ को घोल कर उसका उसका जो चाशनी है उसको छिड़क देते, गौमूत्र छिड़क देते थे, हम फसलों के अवशेष पर डाल देते थे। मिट्टी तो है ही है। और जब बरसात होती थी, बरसात का पानी इधर उधर फैलता नहीं था। छोटी मोटी बारिश के बाद तो वो गड्ढा भरता था, गड्ढे में कई तरह की जैव रासायनिक क्रिया होती थी, तो वही वो खाद बन जाता था। वही गोबर जिसे हमें उसमें भरा है वो खाद का रूप लेता था, और फिर वो माध्यम से, बरसात के माध्यम से पूरे खेत में फैलता था, तो पूरे खेत की उपजाऊपन को बढ़ा देता था। उसमें ना तो जीवांश की कमी थी, ना कभी ऑर्गेनिक कार्बन की कमी थी, ना उसमें केचुए की कमी थी। केचुए भरपूर मात्रा में प्रयोग हम आज भी करके देख सकते हैं। आज भी करके देखिए, जरूरी नहीं कि आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करके देखें। आप अप्रैल मई के आसपास अपने खेतों में 2-4 गड्ढे बना दीजिए, छोटे छोटे गड्ढे, उसमें गोबर भर दीजिए, गोमूत्र डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ घोल के उसकी चाशनी डाल दीजिए,
तो देखिए बरसात के बाद क्या होता है। आप देखेंगे जैसे ही बरसात होगी, जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा, आपको उसके आसपास केंचुए दिखाई दे जाएंगे। आप केंचुए रंग के नजर आएंगे, यानी कि मिट्टी में परिवर्तन हो रहा है। तो आप करके देखिए, और इसके प्रयोग से आप अपनी मिट्टी की उपजाऊपन है उसको शीर्ष तक ले जा सकते हैं। कि आप खेत पे ग्राम पैदावार से आप डरे हुए हैं कि पैदावार घट रही है, पैदावार घट ही रही है, पोषकता घट रही है, कि पोषकता भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि आज हमें खाद्यान्न तो सहजता से मिल जाता है, गेहूँ चावल दाल मसाले सब हमें सहजता से मिल जाता है। पहले परिश्रम करना पड़ता था, अब हमें सहजता से मिल जाता है, लेकिन उसकी पोषकता घट रही है। ये चिंता का विषय है, ये हमारे लिए पूरी दुनिया का विषय चिंता का विषय है। गेहूं के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई पोषकता नहीं है। पोषकता की बात की जाए तो गेहूं में जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, क्रोमियम की कमी है, बोरोन, हर पोषक तत्व की कमी है। और सबसे बड़ी चीज तो है हमारी मिट्टी के अंदर ही कमी है। हमारे देश की अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जिंक जिंक की उपलब्धता 40% ज्यादा कम हो गई है। मैग्नीशियम 20-25% घट गया है। आयरन भी 17-18% घट गया है। कैल्शियम और दूसरे जो खनिज तत्व है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब घट रहे हैं। और इसीलिए बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसीलिए हम डायबिटीज से लेकर हृदय संबंधी रोगों से लेकर हम कैंसर तक के शिकार हो रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों में कई तरह की पथरियां बनते देख रहे हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी तो सहज हो गई है। आप हर तीसरे चौथे बच्चे विवाह में देख लेंगे कि उस गॉल ब्लैडर की पथरी हो गई, काट दो, निकाल दो। अभी शादी हुई नहीं है, 20-22 साल की उम्र है, डॉक्टर सजेस्ट करता कि नहीं उठा, अन्यथा कैंसर बन जाएगी। वो ये नहीं बताता कि जो आहार जो 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 उसने इस चीज का सेवन किया है वो इसका कारण थी। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि यदि आपकी मिट्टी की उपज कम घटी है, मिट्टी हार्ड हो गई है, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव घटे हैं, तो आप मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए गाय माता की शरण में आइए। गाय माता के गोबर गौमूत्र का प्रयोग करिए। ये बहुत अद्भुत है, बहुत प्रभावशाली है। गाय जब तक हम रख पाएंगे, गाय नहीं रखेंगे जब तक हमारी अस्मिता नहीं है। एक गाय रखने से हम अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और खेत को भी हम सामान्य अवस्था में रख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।